संध्या समय जब छदामी घर लौटा तो देखा कि कोठा खुला पड़ा है, उसमें कोई भी नहीं है। चंदा 3 गांव लांग कर सीधी अपनी नानी के घर पहुंच गई है। छदामी बड़ी मुश्किल से घरवाली को मनाकर वहां से वापस ले आया और इस बार उसने हार मान ली। फिर उसने किसी प्रकार की उससे जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसका मन अशांत रहने लगा। घरवाली के प्रति शंका के भाव उसके हृदय में शूल बनकर गड़ने लगे और जब कभी वह उसकी तीव्र पीड़ा से अधिक बेचैन हो जाता तो उसकी इच्छा होती कि काश यह मर जाए तो पिंड छूटे। इंसान से इंसान को जितनी ईर्ष्या या जलन होती है उतनी संभवतः यमराज को भी नहीं। इसी बीच घर में यह दुर्घटना घट गई। चंदा से जब उसके घरवाले ने हत्या का दोष ले लेने को कहा तो वह भौचक्की होकर देखती रह गई। उसकी कजरारी आंखें अग्नि के समान छदामी को जलाने लगी। उसका शरीर और मन संकुचित होकर इस राक्षस के पंजे से निकलकर भागने का प्रयत्न करने लगा। उसकी अंतर आत्मा विमुख होकर अपने ही घरवाले के प्रति विद्रोह कर बैठी। छदामी ने बहु तेरा उसको ढांढस बंधाया कि तेरे डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद थाने और अदालत में जज के सामने उसे क्या कहना होगा बार बार सिखा पढ़ाकर सब ठीक ठाक कर दिया, लेकिन चंदा ने लंबा चौड़ा उसका व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं सुना। वह पाषाण प्रतिमा के समान वहां चुपचाप बैठी रही। सभी कामों में दम्मी छदामी के भरोसे रहता है। छदामी ने जब चंदा पर सारा दोष करने की बात कही तो दम्मी ने पूछा, फिर बहू का क्या होगा? छदामी ने कहा, उसे मैं बचा लूंगा। भाई की बात सुनकर हाँ हाँ कर दम्मी निश्चिंत हो गया। छदामी ने चंदा को सिखा दिया था कि तू कहना दीदी मुझे हंसियां लेकर मारने आई थी, सो मैं भी हंसियां ले उसे रोकने लगी। अचानक वह उसके लग गया। ये सब बातें चौधरी रामलोचन की बनाई हुई थी। इसके अनुकूल जिन जिन बातों और सबूतों की आवश्यकता थी वे सब बातें भी उन्होंने विस्तार से छदामी को समझा दी थी। पुलिस ने आकर जोरों से तहकीकात करनी शुरू कर दी। लगभग सभी आसपास के लोगों के मन में यह बात घर कर गई थी कि चंदा ने ही जेठानी की हत्या की है। सभी गांव वालों के बयानों से ऐसा ही सिद्ध हुआ। पुलिस की ओर से चंदा से जब पूछा गया तो उसने कहा, हाँ मैंने ही खून किया है। क्यों खून किया? मुझसे वह डाह रखती थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वह तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। तुम पर किसी किस्म का अत्याचार किया था? नहीं। इस प्रकार का उत्तर सुनकर सब देखते रह गए। छदामी एकदम घबरा गया। बोला, यह ठीक नहीं कर रही है। पहले बड़ी बहू। थानेदार ने उसे डांटकर चुप करा दिया। अंत तक अनेक बार जिरहा करने पर भी वही एक प्रकार का उत्तर मिला। बड़ी बहू की ओर से किसी प्रकार का हमला होना चंदा ने किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी जिद्दी औरत शायद ही कहीं देखने में आती हो। वह जी जान से कोशिश करके फांसी के तख्ते की ओर झुकी जा रही है, किसी भी तरह रोके नहीं रुकती। यह कैसा रूठना है। चंदा शायद मन ही मन कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी इस जवानी को लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगी, फांसी की रस्सी को गले लगाऊंगी। मेरे इस जन्म का आखिरी बंधन उसी के साथ है। बंधनी होकर चंदा फिर परिचित गांव के रास्ते से, जगन्नाथ जी के शिवालय के पास से, बीच बाजार से, घाट के वट से, मजमूदारों के घर के सामने से, डाक खाना और स्कूल के बगल से, सभी परिचित लोगों की आंखों के सामने से कलंक का दाग माथे पर लगाकर सदैव के लिए घर छोड़कर चली गई। गांव के बालकों का झुंड पीछे पीछे चला जा रहा था और गांव की औरतें, उसकी सखी सहेलियां, कोई घूंघट की सेंध में से, कोई दरवाजे की बगल में से और कोई वृक्ष की ओट में से सिपाहियों से घिरी चंदा को जाती देख लज्जा से, घृणा से और भय से रोमांचित हो उठी। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने चंदा ने अपना ही दोष स्वीकार किया और दुर्घटना से पहले बड़ी बहू ने उस पर किसी प्रकार की ज्यादती या जुर्म किया था, यह बात उसके मुंह से
किसी भी प्रकार निकली ही नहीं। पर छदामी उस दिन गवाह के कचहरी पहुंचते ही रो दिया और हाथ जोड़कर बोला, दुहाई है हजूर, मेरी बहू का कोई कसूर नहीं। हाकिम ने रोबीले स्वर में उसे रोककर प्रश्न पर प्रश्न करना शुरू किया। उसने एक एक करके सारी की सारी वारदात कह सुनाई, पर हकीम ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। कारण गांव के चौधरी रामलोचन ने गवाह के रूप में कहा, खून होने के थोड़ी देर बाद में इनके घर पहुंचा था। गवाह छदामी ने सब बातें कबूल करके मेरे पैरों पर गिरा कर कहा था कि बहू को किस प्रकार बचाऊं, कोई सलाह दीजिए। गवाह ने मुझसे कहा कि मैं यदि कहूँ कि मेरे बड़े भाई के खाने को मांगा था सो उसने दिया नहीं। इस पर गुस्से में आकर भाई ने अपनी घरवाली पर हंसिया का वार किया, जिससे उसने उसी समय दम तोड़ दिया तो वह बच जाएगा। मैंने कहा, खबरदार हरामजादे, अदालत में एक कथन भी झूठ का ना बोलना, इससे बढ़कर महापाप और नहीं है। रामलोचन ने पहले चंदा को बचाने के लिए बहुत सी बातें बना ली थी, किंतु जब देखा कि चंदा खुद ही अड़कर फंस रही है, तब सोचा कि कहीं मुझे ही झूठे जुल्म की गवाही में ना फंसना पड़े। इससे जितना जानता हूँ उतना ही कहना अच्छा है। यह सोचकर उन्होंने उतना ही कहा और उस कहने में किसी प्रकार की कोई कसर उठाकर ना रखी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने इस केस को शैनशन के सुपुर्द कर दिया। इस बीच में खेती बाड़ी, हाट बाजार, हंसना रोना आदि संसार के सभी काम चलने लगे। पहले के समान सारे धान के खेतों में सावन के मेघ बरस उठे। पुलिस मुलजिम और गवाहों को लेकर शैनशन जज की अदालत में पहुंची। इजलास लगा हुआ था। बहुत से लोग अपने अपने मुकदमे की पेशी की इंतजारी में बैठे थे। कोई मुकदमा चल रहा था। छदामी ने खिड़की में से झांककर रोजमर्रा की इस आकुल व्याकुल दुनिया को एक नजर देखा। सब कुछ उसे सपना मालूम हुआ। अदालत के आहते के भीतर के वट वृक्ष पर से एक कोयल कूक उठी। अपनी पेशी पर चंदा से झुंझलाकर जज ने कहा, तुम जिस दोष को अपने सिर पर ले रही हो उसकी सजा जानती हो? क्या है? चंदा ने कहा, नहीं। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, फांसी यानी मौत। उसे सुनते ही चंदा के होश उड़ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, आपके पैरों में पड़ती हूँ, मुझे यही सजा दो। मुझसे अब दुनिया की बातें सही नहीं जाती। जब छदामी को अदालत में पेश किया गया तो चंदा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। जज ने पूछा, गवाह की ओर देखकर बताओ, यह तुम्हारा कौन लगता है? चंदा ने अपने मुंह को हाथों से ढककर कहा, यह मेरा घरवाला है साहब। जज, तुम्हें यह चाहता है? चंदा, बहुत ज्यादा हुजूर। जज, तुम उसे नहीं चाहती क्या? चंदा, बहुत ज्यादा चाहती हूँ हुजूर। तभी छदामी ने बीच में ही कहा, हुजूर, खून तो मैंने किया है। जज ने प्रश्न किया, क्यों? छदामी ने कहा, खाने को मांगा था सो उसने नहीं दिया। दम्मी जब गवाही देने आया तो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने कहा, हुजूर, खून तो मैंने किया है। क्यों? खाने को मांगा था सो उसने दिया ही नहीं। बहुत जिर्रा और गवाहों के बयान के बाद जज ने साफ साफ समझ लिया कि घर की बहू को फांसी से बचाने के लिए दोनों भाई कसूर कबूल कर रहे हैं। लेकिन चंदा थाने से लेकर शैनशन अदालत तक एक ही बात बराबर कहती आ रही थी। उसकी बात में तनिक भी कहीं अंतर नहीं पड़ता। दो वकीलों ने स्वतः प्रवृत्त होकर उसे फांसी के फंदे से बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंत में हार माननी पड़ी। जिस दिन तनिक सी आयु में एक काली काली छोटी मोटी लड़की अब अपना गोलमोल चेहरा लिए गुड्डा गुडिया फेंक कर अपने माता पिता का संग छोड़कर ससुराल आई थी, उस दिन रात को शुभ लगन के वक्त आज दिन की कौन सोच सकता था। उसके पिता ने अंतिम समय में यह कहा था कि खैर कुछ भी हो, मेरी लड़की तो ठीक ठिकाने से लग गई। फांसी से पूर्व जेल खाने में सिविल सर्जन ने
चंदा से पूछा, किसी को देखने की इच्छा हो तो बोलो। चंदा ने उत्तर दिया, बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। सिविल सर्जन ने पुनः कहा, तुम्हारा घरवाला तुम्हें मिलना चाहता है, उसे बुलवा लिया जाए। चंदा ने उद्विग्न होकर कहा, मौत भी नहीं आई। धन्यवाद दोस्तों।